हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा IQ। परीक्षा IQ के इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के 2018 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। ये वीडियो 17 अगस्त 2018 में हुए एग्ज़ाम की शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन है और इससे पहले मैं और भी पेपर्स करा चुका हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से, इन सॉल्यूशन से आरआरबी के द्वारा लिए जाने वाले 2024 में सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प ज़रूर होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो और सब्सक्राइब करें परीक्षा IQ को, ताकि इस सीरीज़ की और भी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कह रहा है लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो देखो क्या होता है कि लाइम वाटर क्या होता है। लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये सॉल्यूशन होता है, तो ये जो होता है ये कलरलेस होता है, ठीक है। और जैसे ही इस एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो ये बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इसका प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनता है। और यही क्या करता है, मिल्की बना देता है। वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट होता है और ये मिल्की बना देता है हमारे सॉल्यूशन को। तो मिल्की जो है, लाइम वाटर मिल्की टर्न कर जाता है, तो किसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लीज रिमेंबर दिस रिएक्शन। अब आप इस सवाल में देखो, ये किसका सवाल है, सिलॉग्स का सवाल है। तो इसमें वो कह रहा है, स्टेटमेंट है कि सम बग्स आर बर्ड्स। हमने कहा ठीक है, बग्स हैं बर्ड्स हैं, सम बग्स आर बर्ड। फिर वो कह रहा है ऑल द बर्ड आर फ्रूट। हमने कहा ठीक है, ऑल बर्ड आर फ्रूट, ये हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि ऑल द फ्रूट आर बर्ड। ये जरूरी कि सारे फ्रूट बर्ड होंगे? नहीं, ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑल फ्रूट बर्ड थोड़ी हो रहा है, सम फ्रूट बर्ड हो रहा है। ऑल तो तब होता जब तुम्हारा फ्रूट यहाँ था और बर्ड यहाँ था, लेकिन ये नहीं है। फिर वो कह रहा है कि सम ऑफ द बग्स आर फ्रूट। क्या सम ऑफ द बग्स आर फ्रूट? यस, सम बग्स आर फ्रूट, तो ये बात सही है। तो ओनली कंक्लूजन 2 विल फॉलो। अब ये सवाल देखो आप, कि एक पर्सन जो है ड्राइविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर reaches office 1 minute early while he reaches 3 minute late if driving at 36 किलोमीटर पर आवर। तो देखो, इस तरह के सवाल को करने के लिए अब जैसे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है। अब यहाँ पर हम स्पीड को किस तरह से लेंगे वो देखना ज़रूरी है। तो इसका शॉर्टकट तरीका यही है कि एक बार वो 40 से चल रहा है, ठीक है, तो एक बार मैंने 40 ले ली स्पीड। एक बार वो चल रहा है 36 से, हमने कहा ली ठीक है, ठीक है। और फिर ले लो इन दोनों के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप। तो गैप कितना हो रहा है दोनों स्पीड के बीच का? 4, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया स्पीड वाला पार्ट। फिर तुम्हें लेना है टाइम। टाइम देखो, जब वो 40 से चल रहा है तो वो 1 मिनट अर्ली पहुंच रहा है, तो मैंने अर्ली को कह दिया कि ठीक है अर्ली पहुंच रहा है, मैंने अर्ली को प्लस मान लिया। फिर वो कह रहा है वो 3 मिनट लेट पहुंच रहा है अगर वो 36 से चल रहा है, और लेट को मैंने क्या कह दिया, -3, -3। तो अब इन दोनों के बीच का गैप क्या है? देखो, अगर ये दोनों पॉजिटिव साइन के होते तो गैप होता 2, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच का गैप होगा 1। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टाइम का गैप। तो मेरा टाइम का गैप क्या हो जाएगा, और ये क्या था मेरा, ये था मेरा स्पीड का गैप। ओके, स्पीड का गैप। तो 40 इंटू 36 डिवाइड बाई 4 इंटू टाइम का गैप। टाइम का गैप क्या हो गया, 4 मिनट्स है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 60 कर देंगे। तो अब देखो ये हो जाएगा 6 6 36, तो 6 4 से क्या आ जाएगा, 24। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बेस्ट तरीका है करने का, बेस्ट। देखो इस सवाल में वो क्या कह रहा है कि चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली पर मंथ। तो अगर फैमिली की इनकम जो है वो 33,650 है, मतलब 100%, अगर 33,650 है, तो मनी स्पेंट बाय द फैमिली ऑन एंटरटेनमेंट एंड फूड टुगेदर, मतलब 9 और 25, अर्थात 34% आपको निकालना है, ये कितना होगा।
तो कैलकुलेट कर लो इसका 34%, 33650 इंटू 34, है ना। तो 11441, ये क्या आ गया, आंसर आ गया 11441। ओके। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन टैक्सोनॉमी। तो सबसे पहले ये देख लो ये टैक्सोनॉमी क्या होता है। तो टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किस तरह करा हुआ है उसको टैक्सोनॉमी बोलते हैं। नाउ हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का फादर कौन है, तो ये है कार्लोस लिनस। ओके। और अगर पूछता है कि भाई टैक्सोनॉमी की सबसे बेसिक यूनिट क्या है, तो वो है स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज। और फिर पूछे कि टैक्सोनॉमी की सबसे हायर यूनिट क्या है, तो वो है किंगडम। वो है किंगडम। तो अब ये देख लो ये सारी यूनिट है, तो बताता हूँ यूनिट के बारे में कि कौन कौन सी जो है यूनिट है। तो ये आती हैं वो सारी यूनिट। ठीक है, तो सबसे बेसिक यूनिट हो गई हमारी स्पीशीज, उसके बाद हो गई जीनस, फिर हो गई फैमिली, फिर हो गया ऑर्डर, फिर हो गया क्लास, फिर हो गया फाइलम, और फिर ये हो गया सबसे लास्ट किंगडम। ठीक है। अब किंगडम भी जो है, किंगडम भी जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो हमारा किंगडम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन से हैं वो 5 पार्ट्स, तो एक तो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया। ओके, तो इन 5 में डिवाइडेड होता है। जीनस और स्पीशीज़ का तुम ये देख लो, जैसे हमारा जो बायोलॉजिकल नेम है इंसान का वो क्या है, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। तो इसमें होमो क्या हो गया, इसमें होमो क्या हो गया, तो होमो डिनोट करता है जीनस को। ठीक है, और सेपियंस किसको डिनोट करता है, स्पीशीज को। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, ये सब ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और फिर किंगडम की क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि नेम द विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉजेज एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो ये सबको पता है भाई विटामिन के है, कि क्योंकि विटामिन के क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करता है। क्या करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा तो ब्लीडिंग तो एक्सेसिव होगी ही होगी। तो विटामिन के है। अब विटामिन के बारे में थोड़ा और मैं बता देता हूँ। विटामिन जो होते हैं बहुत ज़्यादा, देखो इनके नाम से ही पता चल रहा है वाइटा। वाइटा का मतलब होता है असेंशियल, बहुत ही जो फंडामेंटल है, बहुत असेंशियल है। तो असेंशियल किसके लिए, हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, तो विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर एसेंशियल फॉर बॉडी। और ये कैलोरी कितनी प्रोवाइड करते हैं, ये कैलोरी तो नहीं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनके लिए बॉडी में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, और विटामिन जो था वो डिस्कवर किसने किया था, F.G. हॉपकिंस ने। इन्होंने इन्वेंट करा था विटामिन। ठीक है, और इनका नाम किसने रखा था, नामकरण किन्होंने करा था, वो था फंक। फंक ने करा था इनका नाम। ठीक है, करण जो किया था। अब विटामिन्स को अगर मेरे को क्लासीफाई करना हो तो विटामिन्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो कहाँ में डिजोल्व होते हैं। तो अगर वो सॉल्युबल होते हैं किस में, वाटर में, इन वाटर। ठीक है, या फिर वो सॉल्युबल किस में होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये दो जो हैं ये वाटर में सॉल्युबल है, और ए डी ई और के जो हैं ये किस में सॉल्युबल होते हैं, फैट में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और फर्दर बी विटामिन जो है वो बी कॉम्प्लेक्स, इसमें 8 टाइप होते हैं, B1 B2 है ना, B3 B5।
ये सब कर कुरा के इसमें 8 टाइप्स होते हैं। नाउ टॉकिंग मोर अबाउट वाइटामिन्स, विटामिन के का तो हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अब ये देखो विटामिन बी जो है ये कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। देन विटामिन ए को हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, रेटिनॉल भी बोलते हैं। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है, ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है, जीरोफ्थेल्मिया हो जाता है। और ये हमें इसका बेस्ट सोर्स क्या है मिलने का, तो स्वीट पोटैटो, तो स्वीट पोटैटो से हमें काफ़ी सारा ये मिलता है। देन अगर मैं कहूँ विटामिन सी, तो इसका और क्या नाम है, इसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाती है, स्कर्वी और ब्लीडिंग ऑफ गम्स, ब्लीडिंग ऑफ गम्स। नाउ विटामिन के और विटामिन डी, ठीक है, ये दो ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। विटामिन के कहाँ सिंथेसाइज होता है, बाय द कॉलन बैक्टीरिया, ठीक है, बाय द कॉलन बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, तो ये सिंथेसाइज करता है। और विटामिन के का केमिकल नाम अगर पूछने लगे क्या, तो वो है फाइलो क्विनोन। एंड व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, दैट इज कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। और विटामिन डी जो है ये हमें धूप से ही मिलता है, धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। तो ये दो विटामिन, अगर वो बोलता है कि बॉडी कौन से दो विटामिन सिंथेसाइज करती है, तो वो डी और के, ठीक है। और विटामिन सी ये एक ऐसा विटामिन है, इसके बारे में एक बात और बता दूं, जो कि स्लाइटली हीटिंग से क्या हो जाता है, स्लाइटली हीट देने पर ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये सब बातें आप ध्यान रखना विटामिन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इस फिगर में तुम्हें ऑड वन आउट निकालना है, तो अगर तुम देखोगे तो फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट बॉक्स जो है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एरो। देन जो सेकंड वाला है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला है ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन ये जो थ्री वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो यही क्या हो गया, हमारा ऑड वन आउट हो गया। देखो पूछ रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर्म्ड ऑन कॉनकेव मिरर एट अ पॉइंट इज 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो हमें पता है यार कि प्लेन मिरर में जो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये प्लेन मिरर में ही नहीं, ये हर मिरर के लिए बात सही है, वेदर इट इज प्लेन मिरर या फिर वो हो कॉनकेव मिरर, ठीक है, या फिर वो हो कॉनकेव मिरर, ऐसे ही होता है ना। तो अगर इस पर कोई रेखा इसके नॉर्मल पर इस तरह से टकराती है, ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे कुछ सिक्कों का मूल्य जो है 93.75 रुपये है, और उनकी संख्या का अनुपात 3:5 4:5 है, तो प्रत्येक प्रकार के संख्या सिक्के की संख्या ज्ञात करनी है। देखो सबसे पहले जब हम ये सवाल पढ़ेंगे तो हम इसको ऑप्शन से करने की सोचेंगे, क्योंकि वो संख्या का अनुपात ये दे रहा है कि 3:4:5 है। तो अब जो मेरे नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन होंगे, मैं वो ऑप्शंस में देख लूंगा और मैं ये देखूंगा कि कौन सा ऑप्शन ये आ रहा है। तो जिस ऑप्शन के इससे की सिक्के इससे मैच कर जाएंगे कि 3:4:5 के रेशो में आ रहे वही मेरा आंसर होगा। मैं पहले ऑप्शन पे आया, भाई 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75, 3 4 5, तो ये हाँ ये आ रहा है। लेकिन हम और भी चेक करेंगे कि कोई और ऑप्शन तो नहीं है जिसमें इसी रेशो में आ रहा हो। तो क्या इसमें आ रहा है, नहीं इसमें नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, तुम देखो भाई 23, तो और ये तो हो ही नहीं रहा डिविजिबल, है ना, 75/2, तो ये नहीं आ रहा। ये आ रहा है क्या, 5 8 40, 5 4 20, तो 8 14 15 ये भी नहीं आ रहा। अब तुम ये देखो ये आ रहा है क्या, हाँ ये आ रहा है। देखो 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, 7 8 56, 7 10 70, फिर 2 से करो,
2 3 6 2 4 8 2 5 तो 3 4 5 में ये भी आ रहा है। तो अब दो आ रहे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसे भी करके देखते हैं, क्योंकि अगर ये मैच ना करता तो हमारा डायरेक्ट आंसर निकल जाता। अब तुम देखो हम बड़ा मेथड कैसे यूज करेंगे। 50 पैसे के मेरे पास तीन सिक्के, सॉरी 1 रुपए के मेरे पास तीन सिक्के, तो कितने रुपए बनाएंगे, 3 रुपए, 3 के बनाएंगे। चार 50 पैसे के चार सिक्के, तो कितने रुपए बनाएंगे, 2 के। और 25 पैसे के मेरे पास पांच सिक्के, तो ये कितने रुपए बनाएंगे, 5 के/4। और ये सब कुल मिला के 93.75 रुपए बना रहे हैं। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 5 के प्लस 5 के/4। इसको क्या कर दो, एलसीएम 4 ले लो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 25 के/4 इज इक्वल टू 93.75। ये कितना हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 3.75, राइट। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 15। अब के की वैल्यू 15 आ गई, उसे यहाँ पुट कर दो। 3 के क्या हो जाएगा, 15 3 ज़ा 45, मतलब 1 रुपए के सिक्के कितने थे, 45। 15 4 जा क्या आ जाएगा, 60, मतलब 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 60। और 15 5 ज़ा 75, मतलब 5 रुपए के कितने सिक्के थे, 75, है ना। तो 45 60 75 क्या आ जाएगा, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये मीन मीडियन मोड का एक सवाल है। इसमें कह रहा है ए बी सी आर डिनोटिंग मीन मीडियन मोड ऑफ अ डेटा, ए इज टू बी ए, बी इज टू सी ए। देखो मीन मीडियन मोड के केस में आपको एक रिलेशनशिप याद रखना चाहिए हमेशा, कि 3 मीडियन, और ये रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है, -2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये फॉर्मूला रट जाओ। अब इसमें भी इसी का हो रहा है कि अगर ए जो है वो तुम्हारा मीन दर्शा रहा है, बी जो है वो तुम्हारा मीडियन दर्शा रहा है, और सी जो है वो मोड दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि भाई 3 टाइम्स ऑफ C माइनस 2 टाइम्स ऑफ 9, ठीक है, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ B था, सॉरी ये तो B कितना था हमारा, B था हमारा 8, इज इक्वल टू मोड, तो मोड कितना आ रहा है C, तो 8 3 ज़ा 24 और 9 2 ज़ा 18, तो C की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो B/C निकालना है तुम्हें अब, तो B कितना आ गया, 8 आ गया, और C कितना आ गया, 6 आ गया, तो 4:3, ये आंसर आ गया। ठीक, देखो ये सवाल है, वो कह रहा है कि अगर ये सीरीज का नंबर जो है डिविजिबल बाय 11 है, तो ये डिविजिबल बाय 11 कब होगा, व्हेन द सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस इज आइदर 0, या फिर वो डिविजिबल बाय 11 हो। तो ऑड डिजिट की प्लेसेस देख लो यार, ये हैं 4 + x, और इवन डिजिट की देख लो, ये कितनी है, 6। तो यहाँ x की वैल्यू में क्या रख दूँ, अगर मैं 2 रख दूँ तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तभी तो इन दोनों को माइनस करने पर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दूँ, अगर मैं 2 रख दूँ तो ये भी 6 हो जाएगा, और उनको माइनस करने पर 0 आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा। अब देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। If the distance of the object from the lens is 30 centimeter, then what is the distance of the image formed? तो पहली बात वो कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। ठीक है, और इसमें ये जो पॉइंट होता है, मिडल पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है उसका। देन इधर की साइड उसका फोकस होता है, और यहाँ पर होता है 2f, जैसे मतलब डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ एफ, जितना ये डिस्टेंस है उस उतना ये तो, और ये डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये एफ है। ठीक है, और ये चीज़ इस साइड होती है कि एक एफ यहाँ होता है। ठीक है, और इसको एफ डैश ले लो, और यहाँ पर 2f डैश होगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन जो है ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है।
अब वो कह रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये जो दूरी है मेरी ये 10 सेंटीमीटर है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, देखो जब मेरे पास f जो है 10 है तो मेरे पास 2f क्या होगा, 20 होगा। और अगर मेरे पास 2f 20 है और वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर है, मतलब वो 2f से भी परे, मतलब यहाँ पर कहीं है, ठीक है, यहाँ पर कहीं है। तो जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो आ, मतलब 2f के बियॉन्ड जाता है, इसका मतलब ये होगा 2f और इन्फिनिटी के बीच। ठीक है, तो रे डायग्राम देखो कैसे बनता है। जो लाइन मेरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो ये लाइन तो मैं फोकस से पास करा दूंगा, ठीक है। और एक लाइन मेरी जाती है इसके बिल्कुल मध्य से, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, तो ये स्ट्रेट लाइन जाती है। ये क्या जाती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। इसको ऐसे देखो, थोड़ा सा गलत बन गया, ये जाएगी ए ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पर बनाएगी, यहाँ पर बनाएगी ये इमेज, ठीक है। तो ये इमेज कहाँ पर बन रही है, एफ डैश और 2f डैश के बीच में। तो जितना मेरा ये था f उतना ही मेरा ये होगा। अब ये जो थी दूरी ये कितनी थी, ये 10 थी, ठीक है, क्योंकि टोटल 20 थी तो ये 10 थी। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो ये दूरी मेरी कितनी हो गई, 15 हो गई। तो इसका मतलब मेरी इमेज जो है वो कहाँ बन रही है, इमेज मेरी बन रही है 15 सेंटीमीटर पर, 15 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो मैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर इमेज कहाँ कहाँ बनेगी एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पर है, मतलब रे कहाँ से आ रही है, ये इनफाइनाइट पोजीशन से आ रही है, इनफाइनाइट पे मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी भाई, ये फोकस से पास होता हुआ जाएगा। एक और ये रे आई, अगेन फोकस से पास होती हुई, ये रे आई, ये फोकस से पास होती हुई। तो जब भी मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी, और वो एक पॉइंटेड इमेज होगी, पॉइंट इमेज बनेगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर मेरा इन्फिनिटी पर होगा तो मेरी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर। ठीक है, अब आप इसी की तरह अब आप दूसरा केस देखो। ये मेरा एक और डायग्राम है। इसमें क्या है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f पे है, 2f पे है, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो आप देखो, ये रह जाएगी एक रे, तो ये तो फोकस से पास होगी, ठीक है, और एक रे मेरी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मेरा एट 2f है, तो मेरी इमेज जो होगी वो भी 2f पर ही बनेगी, एंड इट विल बी ऑफ द सेम साइज, सेम साइज की इमेज बनेगी। ठीक है, सेम साइज की इमेज बनेगी। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f से पीछे है, यहाँ से यहाँ पर है, मतलब मेरा मतलब इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनेगी। तो पहली लाइन तो मेरी फोकस से निकल जाएगी, ठीक है, और दूसरी रे जो मेरी पास होगी वो मेरी यहाँ से पास होगी। तो इसका मतलब ये मेरा इमेज यहाँ पर बनेगा f और 2f के बीच में, जो हमने केस डिस्कस करा था अभी। तो अगर मेरा इन्फिनिटी और 2f के बीच में है, ठीक है, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनती है, देखो इन्फिनिटी को फोकस से रिप्लेस कर दो और 2f को 2f से रिप्लेस कर दो, इन्फिनिटी को फोकस से और 2f को 2f से। तो ये मेरी बनेगी फोकस और 2f के ट्वाइस ऑफ फोकस के बीच में बनेगी, ठीक है, मध्य में बनेगी। और अगला केस ले लेते हैं। मतलब इसका साइज क्या होगा, और मतलब इसका जो साइज होगा वो डिमिनिश होगा, डिमिनिश होगा। और अगर मैं अगला केस देखूं, जैसे ये है मेरा अगला केस, ठीक है, तो अगले केस में अगर मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ माई ऑब्जेक्ट इज एट इज बिटवीन 2f और f, ठीक है, तो 2f और f के बीच में होगा, तो एक रे मेरी यहाँ से यहाँ निकल जाएगी, फोकस से पास होगी,
और जो दूसरी रे वो मेरी यहाँ होगी। तो ये मिलेंगे कहाँ? ये मिलेंगे यहाँ पर कहीं, ठीक है, यहाँ पर। तो मतलब 2f बियॉन्ड 2f होगा। ये कहाँ होगा? बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में है तो ये होगा बियॉन्ड 2f। या फिर इसको कह सकते हो 2f को आप 2f से रिप्लेस कर दो और फोकस को आप कर दो इन्फिनिटी से रिप्लेस, तो मतलब बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। इसकी खास बात ये है कि इससे एक एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी आपको, एनलार्ज्ड इमेज मिलेगी, ठीक है। देन एक और कॉन्सेप्ट देखो। अब अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो है मेरा, अगर वो कहाँ होता है? फोकस पर होता है, तो मेरी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो एक रे आपकी जाएगी यहाँ से, फोकस से पास होती जाएगी, अगली रे यहाँ जाएगी, तो ये क्या जाएंगे? ये पैरेलल जाएंगे। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर होता है तो मेरी इमेज कहाँ पर बनती है? इन्फिनिटी। इसका जस्ट उल्टा कर दो। जब इन्फिनिटी पर था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पर, तो इमेज कहाँ पर बन रही है? इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट डायग्राम मेरा और लास्ट फाइनल डायग्राम, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट, अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, तो अब कहाँ बनेगी? तो यही एक ऐसा केस है जहां पर मेरी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, ठीक है। ये यही एक ऐसा केस है जहां पर मेरी जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज मेरी यहाँ पर बनेगी, ठीक है, ऐसे। और इसको मैं यहाँ से पास करूँगा तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो, तो हमारी इमेज जो होगी वो यहाँ बनेगी। और यही एक ऐसा केस है जहाँ पर मेरी एक वर्चुअल इमेज बनेगी, मेरी एक इरेक्ट इमेज बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, ठीक है। तो अगर मेरा ये जो है, एक और मैं बॉक्स बना देता हूँ, अगर ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, ठीक है, तो मेरी इमेज जो बनती है वो बनती है बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और एक एनलार्ज्ड इमेज बनती है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज डायग्राम्स। देखो कह रहा है कि L स्टैंड्स फॉर प्लस, M स्टैंड्स फॉर माइनस, N स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, P स्टैंड्स फॉर डिवाइड। तो ये किससे करेगा? तो हम लिख लेते हैं कि L किससे कर रहा था? प्लस से 60, P किससे कर रहा है? डिवाइड से 3, और M किससे कर रहा है? माइनस से -13। अब इसमें बॉड मास लगा लो। ये कितना हो जाएगा? 20, 9 8 से क्या जाएगा? 72 -13, तो ये कितना आ जाएगा? 7 + 72 कितना आ जाएगा? 79। आंसर क्या आ जाएगा? 79, ठीक। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया क्या होगा? देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। मतलब एक एटम नाइट्रोजन का 3 एटम हाइड्रोजन के, तो नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय द एटॉमिक मास, ठीक है। फिर दोबारा नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास, तो ये क्या हो जाएगा? 14 + 3 17। तो आंसर क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक। अब देखो इस सवाल में क्या कह रहा है कि सचिन इज अ गुड बैट्समैन एंड बैट्समैन आर इंटेलिजेंट। कि सचिन जो है वो एक अच्छा बैट्समैन है, और बैट्समैन के बारे में वो कह रहा है कि बैट्समैन जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो क्या ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर बैट्समैन? नहीं। देखो ये आ रहा है सम इंटेलिजेंट पीपल आर बैट्समैन, तो हो सकते हैं। ऑल इंटेलिजेंट पीपल आर नॉट बैट्समैन। तो इसमें क्या आएगा? ये वाला तो नहीं आएगा। अगर सम लिखा होता तो मान लेते। क्या सचिन इंटेलिजेंट है? तो हाँ, देखो सचिन इंटेलिजेंट है, सचिन तो इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि सचिन एक बैट्समैन है और बैट्समैन इंटेलिजेंट है, तो सचिन क्या हो गया? इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है। तो टू फॉलो करेगा, तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलो। अब देखो इसमें भी क्या लग जाएगा? बॉड मास का सवाल है ये, पहले इसे सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? 3, 9 3 से क्या आ जाएगा? 27, और 19 - 27 क्या आ जाएगा? 8 -8, और तो ये क्या आ जाएगा? 24 डिवाइड बाई -8, ये -8 आ जाएगा ना पूरा ब्रैकेट वाला। तो 8 3 से क्या आ जाएगा? 24, तो आंसर क्या आ जाएगा? -3। अब इस सवाल में देखो, जैसे वो सबको ऐड कर रहा है और वो पूछ रहा है उत्तर क्या होगा,
तो देखो, एक तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इसमें जो मैक्सिमम हमारा डेसिमल प्लेस आ रहा है वो कितने डेसिमल प्लेसेस पे आ रहा है, 4 डेसिमल प्लेसेस पे आ रहा है। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो भी 4 डेसिमल प्लेस पे आना चाहिए। चलो ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस पे कर देंगे। अब हम यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट में देखो क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। यूनिट डिजिट में 3 आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा यूनिट डिजिट में 3? क्योंकि देखो, आप इसमें देखो कि इसके साथ मैप कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबका जो है डेसिमल प्लेस जो है वो अलग अलग है। जैसे 123, अब 12.3। अब तुम यहीं पर देख लो, यूनिट डिजिट मेरी बदल गई ना। अब अगर मैं 1.23 करूँ, अब फिर देखो मेरी यूनिट डिजिट बदल गई यहाँ पे। ठीक है, फिर तुम देखो अब 0.123 कर रहे हो तो मेरी यूनिट डिजिट फिर बदल गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ से मेरी 3 होती जा रही है। अब तुम 0.0123 ले लो, तो अब मेरी ये हो गई। तो यूनिट डिजिट मेरी जो है वो 3 होती जा रही है, और जो मेरी सेकेंड लास्ट डिजिट है वो मेरी 5 हो रही है। तो ऐसा दो केस में हो रहा है, एक तो इसमें और एक इसमें। तो इसको सॉल्व करते जाओ। ये 6 हो रही है, ठीक है, ये 6 हो रही है, तो 6653 हो रहा है। 6653 हो रहा है, और ये 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में और ये 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो ये तो होगा ही नहीं भाई, है ना। होगा मेरा यही, क्योंकि 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल ही है। तो हमने पहले भी कहा था कि एक दो कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई, एक तो 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल और यूनिट डिजिट 3। तो वो यही कर रहा है सेटिस्फाई, तो यही आंसर आ जाएगा। अब देखो कह रहा है कि एट 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अ सर्टेन सम यील्ड्स अ टोटल अमाउंट ऑफ इतना एट द एंड ऑफ इतने साल। तो अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट में क्या आता है, प्रिंसिपल इंटू 1+RT/100। ठीक है, सिंपली ऐसे निकाल लो। तो अमाउंट क्या है ये, और प्रिंसिपल ये 1+RT 5 × 13/400। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2790 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 400 प्लस 465, और ये 400 हो जाएगा। तो 5 9 = 45, 5 3 = 15, 5 8 = 40, ये हो जाएगा 30 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2400। वही हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एज ऑफ February 2018 हु ओन्स द डेली बेस्ड आईपीएल टीम डेली डेयरडेविल्स। तो उस टाइम डेली डेयरडेविल्स था, इस टाइम तो नाम है डेली कैपिटल्स। ओके, और इसके ओनर जो हैं वो हैं, एक तो जीएमआर ग्रुप और एक है जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स। ओके, जीएमआर ग्रुप एंड जेएसडब्ल्यू। जीएमआर ग्रुप इट आल्सो ऑपरेट्स और द आईजीआई एयरपोर्ट। ओके, सो मैंने ये कुछ लिस्ट तैयार करी है सभी आईपीएल टीम के ओनर्स की। एक बार इसको देख लें कि दिल्ली कैपिटल्स के जो ओनर हैं वो हैं, ये जेएसडब्ल्यू है, जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स और जीएमआर इंफ्रा। गुजरात टाइटंस के हैं सीबीसी कैपिटल पार्टनर्स। सीएसके के हैं श्रीनिवासा, और श्रीनिवासा जो हैं ये आईसीसी के पहले पुराने एक अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और बीसीसीआई के भी ये मेंबर रहे हैं। ना मुंबई इंडियंस के हैं नीता अंबानी और मुकेश अंबानी। लखनऊ टीम के संजीव गोयनका जी हैं। केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता, ये तीनों हैं। आरसीबी के हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये कंपनी है। देन राजस्थान के ओनर हैं मनोज बदाली, शिल्पा शेट्टी और रॉयल स्पोर्ट्स ग्रुप। ओके, और पंजाब किंग्स के ओनर हैं प्रीति जिंटा। ओके, प्रीति जिंटा, नेस वाडिया एंड मोहित बर्मन एंड करण पॉल। ओके, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वन ऑफ द टू इनलेट पाइप्स वर्क्स ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज द अदर, द टू वर्किंग अलोंग द ड्रेन पाइप दैट कैन एम्प्टी अ सिस्टम ऑल बाय इटसेल्फ इन 8 घंटे। मतलब एक पाइप जो है उसकी एफिशिएंसी क्या है, दुगनी है। मतलब इसकी एफिशिएंसी में अगर x मान रहा हूँ तो इसकी एफिशिएंसी में 2x मानूंगा। और ये एक ड्रेन पाइप के साथ काम कर रहे हैं जो कि एक सिस्टर्न को ऑल बाय इटसेल्फ 8 घंटे में एम्प्टी कर सकता है।
ठीक है, ये 8 घंटे में एम्प्टी कर सकता है। तो अगर मैं इसकी एफिशिएंसी मान रहा हूँ कि 64 है, तो ये 8 जो है वो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। एफिशिएंसी नहीं, सॉरी, अगर मैं वॉल्यूम में 64 मान रहा हूँ तो एफिशिएंसी -8 आ जाएगी। अब वो ये कह रहा है कि ये तीनों जब एक साथ काम कर रहे हैं तो ये एम्प्टी कर सकते हैं 8 घंटे में। अगर तीनों मिलके 8 घंटे में एम्प्टी कर सकते हो तो तीनों की नेट एफिशिएंसी क्या आ जाएगी भाई? 64/8, तो 8 ही नेट एफिशिएंसी आ रही है। तो हम इन इन सभी एफिशिएंसी को 3x माइनस 8 को 8 के बराबर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये मेरी नेट एफिशिएंसी है, ये ए और बी का सम है, ये सी है। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16/3। इसका मतलब ये एफिशिएंसी रही। अब वो कह रहा है कि हाउ मेनी आवर्स विल द लेस एफिशिएंट इनलेट पाइप टेक। तो लेस एफिशिएंट मेरा ये है क्योंकि इसकी एफिशिएंसी x है, तो 64/x लेगा ये, और x की वैल्यू रख दो अब 16/3। तो 16 4 सा क्या हो जाएगा? 64। तो 4 3 सा क्या हो जाएगा? 12। तो 12 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि अगर ये सीरीज जो दी हुई है, अगर मैं इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ तो जो है 5th टर्म टू द लेफ्ट ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द राइट एंड, ये क्या होगा? तो ऐसा नहीं कि इसको रिवर्स में लिखना है, आपको सिंपली क्या करना है, चेंज कर देना है। आपका अगर रिवर्स में लिख के वो मांगता, जो आपका रिवर्स में लिख के 5th टर्म टू द लेफ्ट होगा, वो इस वाले में आपका 5th टर्म टू द राइट होगा। तो यहाँ राइट कर दो। 10th टर्म जो इसके लिए रिवर्स के लिए हमारा 10 टर्म फ्रॉम द राइट एंड होता, वो इस सीरीज के लिए 10 टर्म फ्रॉम द लेफ्ट एंड होगा, तो ये लेफ्ट कर दो। अब तुम्हें क्या खोजना है कि 10th फ्रॉम द राइट, सॉरी 10th फ्रॉम द लेफ्ट और उसके 5th फ्रॉम द राइट, मतलब तुम्हें यहाँ से 15 टर्म्स पे जाना है। 15 टर्म्स में है तो 15 गिन लो भाई, कहाँ आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पर 15 मेरा आ रहा है, तो एफ मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 5th टर्म टू द राइट ऑफ द 10th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट है, तो 10th टर्म फ्रॉम द लेफ्ट हैंड कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। और 5th टर्म टू द राइट, तो इसके राइट में, तो इसके राइट में क्या आएगी? यही आएगी। अब देखो इस सवाल में वो पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल्स हुज रेडियाई आर 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। 3.5 और 4.5 सेंटीमीटर के उसने तो रेडियाई तुम्हें पकड़ा दिए, ठीक है, दो सर्कल पकड़ा दिए, और वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। देखो एक सर्कल मैंने ये बनाया, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर का, और एक सर्कल मैंने ये बनाया 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हो गया 3.5 का, ये हो गया 4.5, ठीक है। वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, तो 8 तो यही हो गया, ये गैप कितना हो गया? इतना 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो तभी तो ये टोटल मेरा क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताओ भाई साहब, ये क्या आएगी? तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकलती है? देखो ये ऐसे होती है, ये मैं ग्रीन से प्लॉट कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये होगी, ये जो ग्रीन वाला है ये मेरी होगी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब मुझे ये इसकी लेंथ निकालनी है, इस ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो इसको, ये भी आपका रेडियस है, ये भी 3.5 होगा, ठीक है, ये भी आपका रेडियस है, ये 4.5 होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालनी है तो ये होता है √d² माइनस R1 प्लस R2 इसका स्क्वायर। और d क्या होता है? d जो होता है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मेरे पास क्या है? 10 सेंटीमीटर, तो ये 100 हो जाएगा। R1 मेरे पास कितना है? 3.5। R2 मेरे पास कितना है? तो 4.5, और इन दोनों का सम और इसका स्क्वायर, मतलब 100 माइनस 64, क्योंकि 8 हो गया तो क्या आ जाएगा? √36, तो ये क्या आ जाएगा? 6 मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब ये तो था ट्रांसफर। देखो जिस तरह से ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है उसी तरह से एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी होता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखो वो भी मैं बता देता हूँ वो क्या होता है। ये दो सर्कल हैं, ठीक है। अब इनके बीच में ये रेडियस स्मॉल आर का है, ये रेडियस कैपिटल आर का है। इनके बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऐसे निकाली जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी, अब इनके बीच की दूरी ये हो गई, ठीक है भाई, ये हो गई इनके बीच की दूरी। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, ये होगा, ये निकालने के लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये एक लाइन खींचेंगे। तो अगर इनके बीच की दूरी डी है, ठीक है, ये डी है, तो ये भी डी होगा, ठीक है। और ये क्या होगा, मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैं ये क्या निकालूंगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये क्या होगा, अब इसमें तुम क्या लगा लोगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगा लो। तो पाइथागोरस लगा के क्या होगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, इसका होल स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, इसका रूट, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। देखो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन 1250 फॉर 6 साल एट द रेट ऑफ 4% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल बी। तो ये क्या हो जाएगा 24%। तो तुम्हें एक्चुअली क्या निकालना है, 1250 का 24% निकालना है, ठीक है। तो जब 24% कर दोगे तो 12.5 इंटू 24 निकालना है एक्चुअली तुम्हें, ठीक है। तो 12.5 इंटू टू क्या होता है 25, तो इंटू टू, और यहाँ क्या बच गया 12। तो 12 और 250 प्लस 50 कितना आ जाएगा 300। तो 300 मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट अगर पूछता तो 1250 में 300 जोड़ देते तो 1550 अमाउंट आ जाता। देखो इस सवाल में वो मिरर इमेज पूछ रहा है कि भाई इसकी मिरर इमेज क्या होगी। मेरे भाई साफ सीधी सी बात है, इसकी मिरर इमेज में यहाँ पर एन आएगा, दो तो ऐसे ही कैंसिल हो गए क्योंकि उन्होंने डब्ल्यू लिख दिया, ठीक है। और एन भी कैसा आएगा, एन ऐसा नहीं आएगा, उल्टा एन आएगा। तो उल्टा एन तो इसी में आ रहा है। देखो आर इस तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, आर तुम्हारा इस तरफ पॉइंट ऐसे करेगा, इन्होंने तो आर भी उल्टा बना दिया, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि कौन कितनी स्टेटमेंट, कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने में, कि वाई ने कार को परचेज कब किया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि सर्टेनली बिफोर 18 अगस्त किया, लेकिन 15 अगस्त से पहले तो नहीं किया। तो हो सकता है 15 अगस्त को किया हो सकता है 16 अगस्त को किया, हो सकता है 17 अगस्त को किया हो। तो सर्टेनली बिफोर 18 और 15 अगस्त से पहले ना होना, तो ये तीन डेट्स बता रहा है। तो खाली वन से तो मुझे पता नहीं चल रहा, अब खाली टू से देखूं पता चल रहा है क्या, कि कह रहा है सर्टेनली आफ्टर 16 अगस्त, तो 16 अगस्त के बाद 17, बट नॉट लेटर देन 19 अगस्त। हाँ, तो नॉट लेटर देन 19 अगस्त, तो उसमें 19 भी तो आ रहा है सर, है ना, 17, 18, 19। तो हमें सेकेंड स्टेटमेंट से भी पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो तब क्या मुझे पता चल रहा है, हाँ, अगर मैं इन दोनों के कथन को कंबाइन करूं तो इन दोनों में 17 अगस्त जो है वो कॉमन डेट आ रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ इन दोनों के कंबाइन स्टेटमेंट से कि वाई ने गाड़ी 17 अगस्त को ली। तो यस, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर माय क्वेश्चन। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि अगर ये दो इक्वेशंस हैं और एंड दे हैव नो सॉल्यूशन, तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी। तो एक इक्वेशन हमारी आ गई a1x प्लस b1y प्लस सी बराबर 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई a2x प्लस b2y प्लस सी2 बराबर 0। तो नो सॉल्यूशन के केस की कंडीशन क्या होती है, वो होती है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन रहती है। तो a1/a2 क्या आ गया 4/6, b1/b2 क्या आ गया 3/-के। तो इससे k की वैल्यू निकाल लो, 18/4, 4.5 माइनस का, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4.5, ठीक है।
इसी कंडीशन में अगर इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी होता है तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2 ये होता है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तब ये आ जाता है। तो ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। देखो इस सवाल में कह रहा है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वही होता है जो फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर था। तो इसमें के की जगह बस कैपिटल जी इन्होंने लगाया है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट लगाया और उसकी वैल्यू हमेशा ये रहती है। तो अब देखो कह रहा है कि ये ट्रेन ट्रैवलिंग एट 76 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस इतना। हाँ, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस 450 का तो प्लेटफॉर्म है, ट्रेन की लेंथ एल है, स्पीड ये हो गई। अब ये इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 कर लेंगे, 18 करोगे ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 9 2 18 और ये क्या आ जाएगा 2 3 6 2 8 16, तो ये कितना आ जाएगा 190 इंटू 3 क्या आ जाएगा 57, तो 570। तो 570 इज इक्वल टू 450 प्लस एल। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी 120 मीटर। तो अगर वो कहता है कि ट्रेन की लेंथ क्या है, तो ट्रेन की लेंथ निकल के आएगी कितनी 120 मीटर, और ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 120। अब देखो वो बोल रहा है कि 15% ऑफ एन एलॉय वॉज सिल्वर। इफ इन a quantity of alloy there was 51 gram of silver, what was the quantity of other elements in the alloy। अब वो ये कह रहा है कि कोई एक अलॉय था, उसमें 100% अगर वो अलॉय था उसमें 15% तो सिल्वर था। ठीक है, और बाकी 85% जो था वो अदर मेटल्स थे। तो अगर 15% कोरस्पॉन्ड कर रहा है 51 ग्राम ऑफ सिल्वर को, तो 85% में मतलब कितने आएंगे, तो 51 इंटू 85/15। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर। 51 में कितना होगा 17 का स्क्वायर, वो क्या आता है 289 ग्राम। तो 289 ग्राम आंसर। अब देखो इस सवाल में हमें ये बताना है कौन निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 अगर हमें बतानी है तो हम कैसे बताते हैं कि अगर ये मेरा कोई नंबर ए बी सी है तो इसकी जो डिजिट हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनका सम 9 या उसका मल्टीपल अगर है, 9 या उसका मल्टीपल अगर है तो वो 9 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये ऐसे ही हम इसमें चेक करेंगे। तुम इनकी इन डिजिट्स को क्या करो, इनके सम को चेक करो। 9 10 12 13 14 15, तो 15 है, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। 15 21 26 30, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं ये भी नहीं है। 9 15 20 24, क्या ये 9 का मल्टीपल है, नहीं है। अब देखो 3 6 7 8 9, क्या ये 9 का मल्टीपल है, हाँ ये 9 का मल्टीपल है। तो ये 9 है, 9 इंटू 1 9, तो 9 हो या 9 का मल्टीपल हो तो वो 9 से डिविजिबल होता है, तो ये 9 से डिविजिबल होगा, यही आंसर होगा। ठीक, अब देखो वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं कि पेंटाडेकॉन में कितने होते हैं। तो इस सवाल में तुम्हें दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो पेंटाडेकागॉन क्या होता है। देखो पेंटा का मतलब हो गया 5 और डेका का मतलब हो गया 10, तो मतलब ये एक तरह से 15 दर्शा रहा है। तो ये हो गया 15, मतलब अगर नंबर ऑफ साइड्स 15 है। और दूसरी चीज़ तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर कोई एन साइडेड फिगर है तो पॉलीगन है, तो उसके डायगोनल का फॉर्मूला होता है एन इंटू n-3/2। ये नंबर ऑफ डायगोनल्स बता देता है। ठीक है, तो अब इसमें जो है 15 है, तो 15 इंटू 12/2, तो 15 6 क्या आ जाएगा 90, तो 90 क्या आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गया। ठीक है, ऐसे निकलेगा। अब देखो जैसे ये सवाल है, इसमें कह रहा है कि एक रोम्बस है और उसकी एक साइड निकालनी है। एक साइड क्या मतलब, फिर तो वो सबके लिए होगी क्योंकि रोम्बस की तो सारी साइड बराबर होती हैं। ठीक है, अब उसका एरिया दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एरिया 24 दिया हुआ है, और सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल मतलब d1 प्लस d2 की वैल्यू दी हुई है 14। ठीक है, और मुझे ये साइड निकालनी है। तो देखो रोम्बस के बारे में फिर मैं यही कहूँगा, एक बात ये पता होनी चाहिए कि उसकी सारी साइड जो है वो बराबर है। ठीक है,
और इसके जो डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, कहाँ पर, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये डायगोनल मैं कह रहा हूँ कि ये D1 है, ये वाला डायगोनल मैं कह रहा हूँ क्या है, D2 है, ठीक है। तो अब एक तो ये हो जाएगा कि सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स जो है, मतलब D1 प्लस D2 जो है वो 14 है, ठीक है। तो ये साइड जो होगी, ये साइड जो होगी ये क्या हो जाएगी कि D1 इस D1/2 है ना, D1/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस D1 D2, ये हो जाएगा। अब तुम्हारा लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स 14 दिया हुआ है, तो ये 196 हो जाएगा 14 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, अच्छा, ट्वाइस ऑफ D1 इंटू D2। अब देखो एरिया ये है, अब एरिया जो होता है रोम्बस का वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर इसकी वैल्यू 24 है तो D1 इंटू D4 की क्या हो जाएगी, 24 इंटू 4, मतलब क्या, 96। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। अब अगर D1 स्क्वायर और D2 स्क्वायर 100 हो गया तो हमें अब बताना है कि ये कितना होगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला तुम्हें ये याद होना चाहिए कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर जो होता है रोम्बस में वो 4 टाइम्स साइड स्क्वायर के बराबर होता है। तो D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर ये है, तो 4 टाइम्स साइड स्क्वायर डिवाइड बाई 4, तो ये 25। तो साइड तुम्हारी क्या आ जाएगी, साइड तुम्हारा आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखना, एक फार्मूला होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर 4 टाइम्स साइड स्क्वायर होता है रोम्बस में, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। इन दोनों फार्मूलों से ही ये आंसर ये सॉल्व होगा। अब देखो यूनिवर्सिटी ने रिड्यूस कर दिया सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 12, तो इससे क्या मान लिया जाए, क्या अज्यूम करा जाए कि अब स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा मार्क्स भी कर सकते हैं, या फिर दिस हैज़ बीन डन टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड बर्डन। तो हाँ, इसके लिए करा होगा, बर्डन के लिए, देखो बर्डन हटाने के लिए तो करा होगा सिलेबस कम, वरना मोर मार्क्स लाने के लिए कोई वो थोड़ी करेगा, कंपटीशन तो उतना ही रहेगा। लेकिन हाँ, स्ट्रेस या बर्डन हटाने के लिए करा होगा, तो सिर्फ सेकंड वाला। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है कि जब भी कोई बॉडी मूविंग स्टेट में होती है, मतलब m मास की बॉडी अगर v वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है और वो किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ mv स्क्वायर की हो गई। बाकी की चीज़ें क्या है, m इंटू ए क्या है, ये होता है फोर्स, ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। देन m इंटू वी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये होता है मोमेंटम, ये होता है मोमेंटम, ठीक है। इसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, p से डिनोट करते हैं। और mgh क्या होता है, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बॉडी हम हवा में फेंकते हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। और जब वो ऊपर से नीचे तक आती है तो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। तो हाफ mv स्क्वायर आएगा इसमें। अब देखो वो कह रहा है कि दो पाइप जो हैं वो टैंक को इंडिविजुअली 25 घंटे और 40 घंटे में भरते हैं। हमने कहा ठीक है, ए और बी का 25 घंटे 40 घंटे। वाइल अ थर्ड पाइप कैन ड्रेन द फिल टैंक इन 16 घंटे, तीसरा पाइप जो है वो 16 घंटे में ड्रेन करता है। अगर तीनों को मैंने ऑन कर दिया कि जब टैंक खाली था तो कितना समय लगेगा पूरे को भरने में, तो मैंने पूरी कैपेसिटी मान लो 400 ले ली, तो ए को कितना समय लगेगा, तो मतलब ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक है। और बी की क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो सी की क्या हो जाएगी, माइनस का 25 हो जाएगी। अब तुम ये देखो कि एक दिन में कितना भरा जाएगा, भाई 26 तो ये हो गया, ठीक है, और 25 ये हो गया, तो एक दिन में 1 यूनिट भरा जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा 400 यूनिट का जो टैंक है वो कितने दिन में भरा जाएगा, 400 दिन में भरा जाएगा, सॉरी ये घंटे है, तो ये 400 घंटे में भरा जाएगा। तो 400 घंटे जो है वो कितने दिन के बराबर हो जाएंगे, 400 को भाग कर लो 24 से, 24 कम 24 कितना हो जाएगा, 160, और 6 ज़ा 144, 144, और फिर क्या आ जाएगा, बचा 16 डिवाइड बाय 24, ठीक है।
अब ये हो गया 8 2 16, 8 3 24 इंटू 24, 12, नहीं सॉरी 8 8 2 16, तो 16 दिन और 16 घंटे ये लगेगा इस टैंक को भरने में। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। देखो कह रहा है कि पी जो है वो क्या है, वो एस की जो मदर हैं, हाँ, उनके इकलौते सन की, उनके इकलौते सन की वाइफ जो है वो पी है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन हो गए। तो पी कैसे रिलेटेड है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, क्या आ जाएगा, सिस्टर इन लॉ। देखो वो बोल रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या है। तो देखो वेट की एसआई यूनिट से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको किलोग्राम टिक मत कर यहाँ, बिकॉज किलोग्राम नहीं होता। देखो किलोग्राम जो है वो किसकी यूनिट है, वो मास की यूनिट है। ठीक है, अब जैसे हम लोग अपना वेट नापते हैं, जो वेट जो होता है वो mg होता है, वो खाली m नहीं होता। m जो होता है मास है, g जो है वो ग्रेविटी है। ठीक है, तो कितनी फोर्स से ग्रेविटी हमें पुल कर रही है वो है हमारा वेट। तो वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ये एक तरह से फोर्स है, तो फोर्स का तो यूनिट तुमको पता ही है, न्यूटन होता है, तो इसलिए इसका यूनिट जो होगा वो न्यूटन होगा। मतलब अगर जैसे मैं अपना वजन नाप रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ पुश करता है और इसमें जी फोर्स लगाता है, तो ये अगर एम मास का होता है तो इसका वेट जो होता है वो होता है एम इंटू जी। ठीक है, अगर कोई बॉडी मेरी एम मास की है, ठीक है, और उस पर जी लग रहा है तो उसका वेट एम जी होगा। अगर इसी को मैं मून पर ले जाऊं तो मेरा वेट क्या होगा, वेट डैश ऑन मून। तो वहाँ पर ग्रेविटी क्या हो जाती है, 6 से जो है 1/6 हो जाती है, तो वहाँ mg/6 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरा मास जो है वो m है, तो और मून पर मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मास जो है वो सेम रहता है, ग्रेविटी जो है वो 1/6 हो रही है, तो इसलिए तुम्हारा वेट जो होता है वो मून पर घट जाता है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी क्या है, 1/6 है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, न्यूटन आ जाएगा। ठीक, अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है कि रामनाथ कोविंद द इंडियन प्रेसिडेंट एज ऑफ फरवरी 2018 हेल्स फ्रॉम विच स्टेट। तो रामनाथ कोविंद जी उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं, और रामनाथ कोविंद जी जो थे वो हमारे 14th प्रेसिडेंट थे देश के, और 2017 से लेके 2022 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे। और प्रेसिडेंट से पूर्व ये रहे थे गवर्नर ऑफ बिहार, गवर्नर ऑफ बिहार। ना वर्तमान में जो हमारी प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो ये जो है ये हमारी 15th, देश की 15th प्रेसिडेंट है, और ये सेकंड वुमेन है टू होल्ड द पोस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट। इनसे पहले किन्होंने करी थी, प्रतिभा पाटिल जी ने। ठीक है, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और ये यंगेस्ट पर्सन है टू होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो द्रौपदी मुर्मू जी कहाँ कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। रामनाथ कोविंद जी यूपी में तो बिलोंग करते हैं, बट यूपी में कहाँ से बिलोंग करते थे, कानपुर देहात से। ये बात ध्यान रखना, कानपुर देहात से। नाउ टॉकिंग अबाउट यूपी, यूपी के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। देखो यूपी की कुछ एक तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देख लो पहले। तो 3 है यूपी की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सबसे पहले तो आगरा फोर्ट और ताजमहल, ये एक साथ ही बने थे, आगरा फोर्ट, ताजमहल। और एक तीसरी जो बाद में बनी थी वो थी फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो ये सारी क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूपी की। देन यूपी का नेशनल पार्क क्या है, तो नेशनल पार्क है यूपी में दुधवा नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये, लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी। देन टाइगर रिजर्व यूपी में, तो यूपी में टाइगर रिजर्व एक तो हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक हो गया दुधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, एक हो गया अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ कौन सा वाला हो गया, जिसकी बाउंड्री जिम कॉर्बेट से लग रही है। जिम कॉर्बेट हो गया उत्तराखंड में, मानगढ़ उसको बोल दिया कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और एक हो गई रानीपुर, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रानीपुर टाइगर रिजर्व बना दिया था। तो ये कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है,
नाउ अबाउट द क्लासिकल डांस ऑफ यूपी, यूपी का क्लासिकल डांस क्या है, वो है कथक। और कथक के कुछ फेमस डांसर का मैं नाम बता दूं, जैसे बिरजू महाराज और लच्छू महाराज, है ना, ये लोग कथक के फेमस डांसर हैं। और अगर मैं फोक डांस बता दूं यूपी के कि कौन कौन से फेमस फोक डांस है, तो एक तो होता है चारकुला नृत्य। इसमें क्या होता है कि 108 लैम्प्स के साथ जो है वुमेन सर पे रख के वो डांस करती हैं, ठीक है। एक हो गया नौटंकी, तो नौटंकी भी यूपी में फेमस है। रासलीला, रासलीला कहाँ पर है, वृंदावन गोवर्धन यहाँ पर। और कजरी, कजरी जो है ये यूपी का है, ठीक है। तो ये सारे यूपी के हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट एनिमल ऑफ यूपी, स्टेट एनिमल क्या है, बारासिंगा। और बारासिंगा ही एक और जगह का है, वो है मध्य प्रदेश का। देन स्टेट बर्ड कौन सी है, स्टेट बर्ड है सारस क्रेन, सारस क्रेन। और स्टेट फ्लावर कौन सा है, स्टेट फ्लावर हो गया पलाश। और स्टेट ट्री हो गया अशोक का पेड़, ASHOK, अशोक का पेड़। नाउ इन सब के बाद आ जाते हैं देखो एयरपोर्ट्स पर, ठीक है। एयरपोर्ट्स पर तो यूपी के कुछ एयरपोर्ट के नाम बता देता हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पर हैं। कितने एयरपोर्ट हैं, 5 हैं। एक दो भी बन भी रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। देन वाराणसी एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट क्या हो गया, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। देन तीसरा एयरपोर्ट हो गया कुशीनगर एयरपोर्ट, ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। चौथा एयरपोर्ट एक अभी बना है, अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट। इसका नाम क्या रखा, महर्षि, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और फिफ्थ एयरपोर्ट क्या हो गया, ये हो गया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका दूसरा नाम है जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि ये जेवर में बन रहा है। और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है, तो फ्लूगटन, फ्लूगटन ज्यूरिक, वही कंपनी जो कि ज्यूरिक एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड को संभाल रही है। तो इसने 40 साल तक का लीज पर लिया है, 40 साल तक ये इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। नाउ अबाउट द डैम्स इन यूपी, तो यूपी में डैम्स कौन कौन से हैं, तो एक तो है रिहांड डैम, एक है माता टीला डैम, एक है राजघाट डैम, और एक है शारदा डैम, और एक है परीक्षा डैम, ठीक है। रिहांड डैम जो है वो रिहांड नदी पर है, और बाकी ये बेतवा नदी पर, ये बेतवा नदी पर, ये शारदा नदी पर, और ये फिर अगेन ऑन बेतवा रिवर। और यूपी में एक न्यूक्लियर प्लांट प्लांट भी है इन बुलंदशहर, दैट इज द नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूपी। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम व्हेन टू व्हेन। तो हमें पता है कि देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है जब हम पीरियड में इस तरफ से इस तरफ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो होता है ये स्टार्टिंग वाला जो होता है, जो एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, ये मेटालिक मेटल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इधर साइड जो है एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में हमारे मेटल्स होते हैं। पी ब्लॉक में जो होते हैं मेटलॉइड्स या नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा केस है तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर हमारा बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर हमारा घट रहा है, अगर हम पीरियड वाइज जा रहे हैं तो ये पीरियड वाइज में होता है। और अगर हम कहें कि मैं ग्रुप वाइज में जा रहा हूँ तो ग्रुप वाइज में तो ये सारा मेटालिक कैरेक्टर है, तो इसमें घटता बढ़ता नहीं है। तो अगर हम मैग्नीशियम टू बेरियम जाएंगे तो वो हम कहाँ जा रहे हैं, वो ग्रुप में जा रहे हैं, तो ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर नहीं बढ़ेगा। सोडियम टू क्लोरीन जा रहे हैं तो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये हम पीरियड वाइज जा रहे हैं, ठीक है। बाकी मैग्नीशियम टू बेरियम, पोटेशियम टू सीजियम या ऑक्सीजन टू सेलेनियम जो जा रहे हैं ये ग्रुप वाइज जा रहे हैं, ये हम एक ग्रुप में जा रहे हैं। तो इसमें मेटालिक कैरेक्टर पर या नॉन मेटालिक कैरेक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पीरियड में जाने पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पीरियड में हम सिर्फ यहीं जा रहे हैं, यहाँ देखो सोडियम यहाँ आ गया, क्लोरीन यहाँ आ गया, ऐसे जा रहे हैं, है ना। और एक और बात ध्यान रखना कि जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं, ठीक है। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, ठीक है। तो ये भी बहुत, अब देखो वो कह रहा है कि अगर हम वॉशिंग सोडा लें और उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला लें तो
क्या होगा। तो देखो पहले तो ये पता होना चाहिए वॉशिंग सोडा होता क्या है। तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। तो वॉशिंग सोडा में Na2CO3 में अगर हम लोग HCl मिलाएंगे तो क्या दे देगा, सॉल्ट दे देगा, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा और पानी दे देगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये किससे इवॉल्व होगी, विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस, विद अ ब्रिस्क एफरवेसेंस। ठीक है, तो CO2 गैस कम्स आउट विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट तो फॉर्म होता ही नहीं है, वो तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, वो एक अलग इक्वेशन होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस तो इसमें रिलीज ही नहीं होती। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा नहीं, वो तो एसिड और बेस में होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो CO2 गैस कम्स आउट विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। और ये बात ध्यान रखना कि वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3 होता है, और बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3 होता है। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और बहुत सी नॉलेज गेन करी होगी, और इस नॉलेज को आप अपने आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स में अप्लाई करेंगे ताकि 2024 में आपकी एक नई जॉब लग जाए और आप अनएम्प्लॉयड का टैग हटाकर एम्प्लॉयमेंट वालों की लाइन में लग जाए। थैंक यू ऑल।